हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीडीसी नर्सिंग यूट्यूब चैनल। और आज के इस सेशन में हम बात करेंगे थ्रोम्बोसिस की। थ्रोम्बोसिस हमारे पैथोलॉजी सब्जेक्ट के चैप्टर फर्स्ट का एक लास्ट टॉपिक है, सेकेंड लास्ट टॉपिक है। इसके बाद हमारा ये चैप्टर फर्स्ट कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए अपने चैप्टर फर्स्ट की एंडिंग की तरफ चलते हुए हम अपने नए टॉपिक की शुरुआत करते हैं, थ्रोम्बोसिस। क्या होता है थ्रोम्बोसिस? थ्रोम्बोसिस बेसिकली एक ऐसा क्लॉट फैक्टर है या क्लॉटिंग ऑफ ब्लड है जो हमारे ब्लड वेसल्स में जाके कहीं ना कहीं एक्यूमुलेट हो जाता है। तो थ्रोम्बोसिस एक ऐसी डिजीज है जिसके अंदर कोई भी ब्लड का थ्रोम्बस या ब्लड क्लॉट, बेसिकली इसमें जो प्रोसेस होती है वो हमारा ब्लड क्लॉट हो जाता है, ब्लड के कुछ क्लस्टर्स बन जाते हैं, क्लम्प बन जाता है जो हमारी ब्लड वेसल्स में ट्रेवल करता रहता है या वो एक जगह एक्यूमुलेट हो जाता है। जैसा कि इस डायग्राम में हम देख रहे हैं, नॉर्मल हमारा ब्लड वेसल्स है, ब्लड वेसल में ब्लड हमारी ब्लड सेल्स फ्लो कर रही हैं। उसी के साथ साथ कभी कभी ऐसा होता है कि ब्लड के कुछ पार्टिकल्स या ब्लड की कुछ सेल्स होती हैं वो एक्यूमुलेट होने लगती हैं और एक्यूमुलेट होते होते वो हमारी ब्लड के फ्लो को कम कर देती है। तो अब यहाँ पर हमारे पास जो ब्लड फ्लो का स्पेस है वो नैरो हो गया है, कम हो गया है। तो जिसकी वजह से जो ब्लड फ्लो है वो क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। दैट इज रिड्यूस, ब्लड का फ्लो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और जब किसी ऑर्गन में ब्लड की सप्लाई प्रॉपर नहीं होगी तो उसकी डिमांड ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ती रहेगी ऑक्सीजन और वो न्यूट्रिएंट्स के अगेंस्ट में। तो वहां पर हमें बहुत सारे कॉन्सिक्वेंसेस देखने को मिलते हैं, जैसे कि वो ऑर्गन धीरे धीरे डैमेज होने लगता है, उसमें नेक्रोसिस होने लगती है, या फिर वो अडेप्टेशन की ओर जाने में अपने सेल की शेप को चेंज कर लेते हैं, वहाँ स्वेलिंग और इन्फ्लामेशन होने लगता है, या अदर चीज़ों को फुलफिल करने के लिए हमारी बॉडी अलग तरह से मैकेनिज्म स्टार्ट करने लगती है। तो थ्रोम्बोसिस बेसिकली हमारी ही बॉडी के अंदर जब ब्लड की क्लॉटिंग बनने लगती है बिना किसी चोट के, विदाउट एनी इंजरी। ऐसे तो जो हमारा ब्लड क्लॉट होता है वो हमारी बॉडी का एक डिफेंस मैकेनिज्म है, ये हमारी हीमोस्टैसिस में आता है। हीमोस्टैसिस में आ रहा है जो ब्लड की ब्लीडिंग को, लॉस ऑफ ब्लड को कम कर रहा है। बट कभी कभी ऐसा होता है कि अनसर्टेन तरीके से हमारा जो ब्लड है वो बॉडी के अंदर ही, हमारी आर्टरीज और वेन्स के अंदर ही क्लॉट होने लगता है, जमना शुरू हो जाता है। तो वहां पर हमारा जो ब्लड फ्लो है वो कम हो जाता है, ब्लड के फ्लो होने की स्पीड जो है वो रिड्यूस हो जाती है। तो यहाँ पर जैसा कि मेंशन है, जो कंडीशन है हमारी थ्रोम्बोसिस की वो आर्टरीज और वेन्स में ज़्यादा से ज़्यादा पाई जाती हैं और ये आगे जाके बहुत ही ज़्यादा हेल्थ इशू क्रिएट करती हैं जो कि लाइफ थ्रेटनिंग भी हो सकती है। इस थ्रोम्बोसिस के कारण सेल डेथ या डेथ भी हो सकती है। हमारी सेल्स अगर धीरे धीरे डेथ हो जाएंगी तो जो ऑर्गन है वो खत्म हो जाएगा और टिश्यू खत्म होगा, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन सिस्टम एंड देन ऑल ओवर द बॉडी। वो बॉडी क्या होगी, सरवाइव नहीं कर पाएगी जस्ट बिकॉज ऑफ क्लॉट। आगे चलते हैं, फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग थ्रोम्बोसिस। ऐसे कौन कौन से फैक्टर है जिनकी वजह से थ्रोम्बोसिस कॉज होती है? तो फर्स्ट वन इज अ इमोबिलिटी। इसीलिए कहा जाता है कि चलना हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होता है। अगर हम डेली 1 से 2 किलोमीटर चल रहे हैं तो हम कुछ ना करके भी अपने हेल्थ के लिए एक अच्छा काम कर रहे हैं, क्योंकि जैसे जैसे इंसान की बॉडी स्थिर हो जाती है, वो स्टिल हो जाता है, कहीं मूव ज़्यादा नहीं करते हैं, तो ब्लड का फ्लो भी क्या होता है, हमारी बॉडी के अकॉर्डिंग रिड्यूस हो जाता है। और जब कोई ऑर्गन ज़्यादा दिन तक किसी फंक्शन में नहीं आता है तो धीरे धीरे उसका फंक्शन स्लो हो जाता है। स्लो होने की वजह से वहाँ ब्लड की ज़्यादा डिमांड भी नहीं रहेगी और ना सप्लाई ज़्यादा रहेगी। तो उस वजह से वहाँ पर क्या होगा, धीरे धीरे क्लॉट के फॉर्मेशन होने लगेंगे। क्लॉट फॉर्मेशन होने की वजह से लास्ट में वहाँ पर क्या हो जाएगा, हमारा थ्रोम्बस, थ्रोम्बस का फॉर्मेशन हो जाएगा जो कि क्या करेगा, थ्रोम्बोसिस कॉज करेगा, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, थ्रोम्बोसिस हो जाएगा। काफी लंबे समय तक बैठे रहने से या बेड रेस्ट करने से क्या होता है, हमारा थ्रोम्बोसिस के चांसेस ज्यादा होते हैं। सेकेंड वन इज अ सर्जिकल प्रोसीजर।
अगर कोई मेजर सर्जिकल प्रोसेस हो रही है तो उसमें भी हमारा ब्लड लॉस बहुत होता है। अगर किसी डॉक्टर की या फिर कोई मेडिकेशन की वजह से जो हमारा ब्लड का क्लॉट आउटर सरफेस पे है, बाई डिफिशियंसी या बाई किसी एक्सीडेंट के रूप में वो ब्लड के अंदर ही रह गया और वो बॉडी से वहां मूव कर गया, तो वो आगे जाके कहीं ना कहीं पे क्या करेगा, क्लॉट का फॉर्मेशन करेगा और ब्लड फ्लो को रोक देगा, जिसमें बेसिकली हमारे जो ऑर्गन आता है वो लेग्स और एब्डोमेन, एब्डोमेन कैविटी और लोअर में हमारा लेग्स, क्योंकि यहाँ पे जो ब्लड सप्लाई होती है वो अगेंस्ट ग्रेविटी होती है। पाँव में जो भी ब्लड सप्लाई ऊपर हार्ट की तरफ आ रही है हमारे वेन्स में, वो अगेंस्ट ग्रेविटी है, तो उनको एक्स्ट्रा प्रेशर और एक्स्ट्रा फोर्स चाहिए ब्लड को ऊपर भेजने के लिए। बट अगर वहीं पे कोई क्लॉट बन जाएगा, कोई थ्रोम्बस बन जाएगा, तो वो फ्लो क्या होगा, कंप्लीटली स्टॉप हो जाएगा। नेक्स्ट है सर्टेन मेडिकल कंडीशंस जैसे कि कैंसर, हार्ट डिजीज और ब्लड क्लॉटिंग डिसऑर्डर। ब्लड क्लॉटिंग डिसऑर्डर्स जैसे कभी कभी ऐसे होते हैं कि इंटरनल चोट लगे बिना हमारे ब्लड में अंदर से क्लॉटिंग हो जाती है, जैसे हीमोफीलिया है, उसमें ब्लड का अगर एक बार कट लग गया तो ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है और वो रुकती नहीं है। उसी तरह विटामिन के की डिफिशियंसी अगर हो गई है तो भी ये प्रोसेस या ये फिनोमिना हमें देखने को मिलेगा। तो कई सारी ऐसी मेडिकल कंडीशंस होती हैं जहां पर थ्रोम्बस का फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट वन इज अ स्मोकिंग। स्मोकिंग अब कैसे हमारे बॉडी में इन्फ्लुएंस कर रही है, जब ज्यादा से ज्यादा स्मोक हमारी बॉडी में जाएगा, ज्यादा से ज्यादा स्मोक हमारी बॉडी में जाएगा, लंग्स में एक्यूमुलेट होगा और लंग्स का ही काम होता है हमारे ब्लड को प्यूरिफाई करने का। तो वहां पे जो स्मोक पार्टिकल्स हैं, एटलीस्ट वो भी तो एक पार्टिकल है, वो वेपराइज फॉर्म में तो नहीं होते हैं, वो कंडेंस हो जाते हैं हमारी बॉडी में जाने के बाद। तो जब वो कंडेंस होके सेटल होने लगते हैं तो कभी कभी ऐसा भी होता है जब बहुत ज्यादा सीवियर स्मोकिंग होती है तो वही स्मोक हमारे ब्लड में भी धीरे धीरे डिसॉल्व होता रहता है, क्योंकि यहाँ पर लंग्स में स्मोक के जो पार्टिकल हैं वो काफी हाई अमाउंट में है। तो ड्यू टू ऑस्मोसिस का अगर हम प्रिंसिपल देखें तो मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टुवर्ड्स लोअर कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा होता है। इधर हमारी हायर कंसंट्रेशन है और यहाँ लोअर कंसंट्रेशन है। तो ऑस्मोसिस के सिद्धांत के हिसाब से कोई भी पार्टिकल या कोई भी सब्सटेंस अगर अपने हायर अमाउंट में है तो वो धीरे धीरे लोअर कंसंट्रेशन की तरफ बढ़ने लगेगा और वो तब तक बढ़ता रहेगा जब तक वहां पे इक्विलिब्रियम अटेन ना हो जाए, मतलब दोनों तरफ कंसंट्रेशन बराबर ना हो जाए। तो अगर हम एक साइड स्मोक बहुत ज्यादा कर रहे हैं तो यहाँ हायर कंसंट्रेशन हमारे लंग्स में हुई और धीरे और लो कंसंट्रेशन कहाँ पर होगी, हमारी ब्लड वेसल्स में होगी। तो जो स्मोक पार्टिकल्स हैं धीरे धीरे वो ब्लड में पेनिट्रेट होते रहेंगे फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, और वही स्मोक अगर आगे जाके कहीं ब्लॉक हो जाता है, क्योंकि लंग्स में तो परमेबिलिटी बहुत ज्यादा है क्योंकि उसे ब्लड को प्योरीफाई करके गुड सब्सटेंस को भेजना है, बट बॉडी के अदर ऑर्गन्स में ऐसी परमेबिलिटी नहीं होती है। तो कहीं ना कहीं ऐसी हमारी बॉडी में और ऐसे जाएंगे, जैसे कि सपोज आर्म है या लेग है, ब्रेन है, ये सब ऐसे सोफिस्टिकेटेड ऑर्गन है जहां पे ब्लड की जो सप्लाई है वो बहुत माइन्यूट होती है, बहुत महीन होती है। तो अगर आर्म और लेग की बात करें तो उन्हें अगेंस्ट ग्रेविटी जाना है, अगेंस्ट ग्रेविटी, उन्हें अपवर्ड डायरेक्शन में ब्लड को फ्लो करना है। तो ब्लड तो फ्लो हो जाएगा क्योंकि वो नेचुरली प्रोसेस है, बट जो हमारा स्मोक पार्टिकल है वो अगेंस्ट ग्रेविटी ऊपर नहीं जा पाएगा, तो वो हमारे लेग में ही कहीं ना कहीं एक्यूमुलेट होने लगेगा और फिर अदर सब्सटेंस को भी वो वहीं पे रोकने लगेगा। तो एक तरह से वहां धीरे धीरे करके क्लस्टर्स बनने लगेंगे और एक गुच्छा बन जाएगा, वही हमारा क्या हो जाएगा, थ्रोम्बोसिस हो जाएगा। ब्रेन की अगर बात करें तो वहां पे हमारा ब्लड ब्रेन बैरियर है,
उस बैरियर के बाहर हमारा अंदर, बैरियर के अंदर कोई भी सब्सटेंस इजिली नहीं पेनिट्रेट हो सकता है। तो उस बैरियर के बाहर जैसी शुरुआत होती है वहां पर पार्टिकल्स को क्या कर दिया जाता है, रोक दिया जाता है, इनिबिट कर दिया जाता है। तो वहां पर अगर वो डिसॉल्व नहीं हो पाए या खत्म नहीं हो पाए तो वो वहीं पे क्या होंगे, अपने गुच्छे का फॉर्मेशन करने लगेंगे। तो इसी तरह ब्लड डिसऑर्डर क्लॉटिंग की बात करें, नेक्स्ट इज ओबेसिटी। ओबेसिटी दैट मीन्स मोटापा, फैट। अगर जितनी ज्यादा बॉडी में फैट डिपोजिशन होगा, मोटापा होगा, बहुत ज्यादा होगा, तो वहां पे फैट के मॉलिक्यूल्स क्लम्प बनाने लगेंगे और एक जगह एक्यूमुलेट हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रेगनेंसी, ये एक तरह से कह सकते हैं कि मिनिमम टाइम के लिए होती है, मिनिमम टाइम, मिनिमम ड्यूरेशन। जब तक प्रेगनेंसी रहेगी तब तक वो ब्लड में ऐसी प्रोसेस रहेगी, आफ्टर प्रेगनेंसी वो चीज अपने आप खत्म हो जाएगी। एंड ओल्डर एज जैसे जैसे बढ़ती जाएगी हमारी बॉडी की डिफेंस मैकेनिज्म उतनी ही वीक होती जाएंगी, ब्लड का जो फ्लो है वो धीरे धीरे रिड्यूस होता जाएगा, और जहां ब्लड का फ्लो रिड्यूस होगा हमारे क्लॉटिंग के बनने के चांसेस ज्यादा हो जाएंगे। आगे देखते हैं द सिम्टम्स एंड ट्रीटमेंट। जिसका जो थ्रोम्बोसिस का ट्रीटमेंट है वो वैरी करता है, वो एक कांस्टेंट ट्रीटमेंट नहीं है कि अगर थ्रोम्बोसिस है तो हमें लिखित रूप से या फिर पेटेंट रूप से यही ट्रीटमेंट करना है। ट्रीटमेंट वैरी करता है कि हमारी कौन सी बॉडी के ऑर्गन में थ्रोम्बोसिस हुई है, उसी के अकॉर्डिंग हम उसको ट्रीट करते हैं। बेसिकली इसमें हम एंटीकोआगुलेंट्स देते हैं। एंटीकोआगुलेंट का काम क्या होता है, जो भी हमारे ब्लड वेसल्स में क्लस्टर बने हैं, ब्लड वेसल्स में जो भी हमारे ब्लड का ये क्लम्पिंग हुई है, एंटीकोआगुलेंट ड्रग उसमें क्या करती है, उस चीज को ब्रेक कर देती है, वहां से तोड़ देती है। तो ये जो क्लस्टर बना था, आगे अगर हम उसको नेक्स्ट इमेज में देखेंगे तो वो धीरे धीरे खत्म होने लगेंगे, डिसॉल्व होने लगेंगे, और डिसॉल्व होते होते एक अच्छी खासी स्पेस हमें वापस से मिल जाएगी अपने ब्लड को फ्लो करवाने के लिए। थ्रोम्बोलिटिक्स भी कुछ एजेंट्स होते हैं, लिटिक दैट मीन्स ब्रेक डाउन, लिटिक्स जो कि किसी चीज को तोड़ते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं। और लास्ट वन इज अ सर्जरी। अगर वो पैरों में हुई है तो हम उसको कट करके वहां से निकाल सकते हैं, बट अगर वही हार्ट या फिर ब्रेन में हुई है तो हम उसको इजीली कट नहीं कर पाएंगे, उसका मेजर ऑपरेशन होगा। तो हम प्राइमरी ट्राई करते हैं कि वो किसी ना किसी मेडिकेशन से ठीक हो जाए या फिर वहां से कम हो जाए। प्रिवेंटिव मेजर माइट इंक्लूड लाइफस्टाइल चेंज। अगर ओबेसिटी है, स्मोक प्रॉपर्टी है, डायबिटिक है या इमोबिलिटी है तो हम उसकी लाइफस्टाइल को चेंज करने की कोशिश करेंगे, बिकॉज प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। कोई भी चीज हमें हो ही ना, हम पहले उसकी अपनी तैयारी करेंगे, अगर इन केस वो डिजीज हो जाती है तब हम उसके ट्रीटमेंट पे जाएंगे, बट बिफोर ट्रीटमेंट हमें हर चीज का प्रिवेंशन यूज करना चाहिए। तो प्रिवेंशन के लिए मॉर्निंग वॉक है, योगा है, एक्सरसाइज है, जिम है, हेल्दी फूड इनटेक है, बेटर स्लीप है, अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज, ये सारी चीजें हमारे कॉन्सेप्ट काम करते हैं। क्योंकि पुराने जमाने के जो भी कॉन्सेप्ट्स हैं जो आज के लिए यूज करना और फॉलो करना बहुत मुश्किल होता है, बट कहीं ना कहीं वो सारी चीजें हमारे लिए प्लस हमारी बॉडी और हमारे फ्यूचर इन दोनों के प्रोस्पेक्ट से बहुत ही यूजफुल और हेल्दी हैं। तो ट्राई करना चाहिए कि हमें जितने भी पुराने मिथ्स हैं, पुराने भी जितने भी कोटेशंस हैं, उन्हें फॉलो करना चाहिए। तो उससे हमारी लाइफस्टाइल भी अच्छी होगी, हमारा करियर भी अच्छा होगा और हमारा जो फ्यूचर गोल है वो भी बहुत अच्छा होगा, सेट होगा। देन टाइप्स ऑफ थ्रोम्बोसिस। थ्रोम्बोसिस तो ये है कि वो क्लस्टर बन रहा है, ब्लड का क्लॉट हो रहा है, बट वो कितने टाइप के होते हैं। तो जो थ्रोम्बोसिस है वो बेसिकली 2 टाइप्स की होती है, डिपेंड अपॉन द लोकेशन। तो फर्स्ट वन इज अ आर्टेरियल थ्रोम्बोसिस, जो हमारी आर्टरी में हो रही हैं। अब आर्टरीज क्या होती हैं, आर्टरीज हमारी ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती हैं, ऑक्सीजनेटेड ब्लड या फिर प्योर ब्लड या फिर ऑक्सीजन रिच ब्लड। ऐसी ब्लड, ऐसी आर्टरीज, ऐसी वेसल्स जिसमें ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन ज्यादा है, वो कंप्लीटली प्योर है और वो हार्ट से राइज होके हमारे बॉडी के
अदर पार्ट में जा रही है ब्लड की सप्लाई करने के लिए। द आर्टरी कैरी ब्लड फ्रॉम हार्ट टू रेस्ट ऑफ द बॉडी। आर्टेरियल थ्रोम्बोसिस इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ हार्ट अटैक, हार्ट अटैक के लिए और स्ट्रोक। वाई? बिकॉज आर्टरीज क्या हो रही हैं, हार्ट से ओरिजिनेट हो रही हैं और ऑल ओवर द बॉडी जा रही हैं। तो अगर उस केस में कहीं भी ब्लॉकेज हो गया, उस रास्ते में कहीं ट्रैफिक लग गया है, अगर आपके घर से जाने में, घर से कॉलेज तक के जाने के सफर में अगर आपको ट्रैफिक मिल जाएगा, तो जाहिर सी बात है आप अपने घर से तो जल्दी निकलेंगे बट अपनी लोकेशन पे बहुत देर से पहुंचेंगे। तो उसका जो इफेक्ट आएगा वो आपके घर पे आएगा, क्योंकि जब आप देर से पहुंचेंगे तो वापस भी देर से ही आएंगे। तो अब यहाँ पर हमारा घर क्या है, हार्ट है। तो जब हार्ट में ज्यादा से ज्यादा क्या होने लगेगा, प्रेशर आने लगेगा कि आगे ब्लड को आगे सप्लाई की जाए, कि जो पीछे से हमारी ब्लड आ रहे हैं ऑलरेडी, जिन्हें हमें पंप करना है, उनको पास किया जा सके। क्योंकि अब वो ब्रिज तो ब्लॉक हो चुका है, आगे जाने की जगह ही नहीं और पीछे से प्रेशर कंटिन्यूअसली आता जा रहा है। तो वो हमारा क्या कॉज करेगा, हार्ट अटैक और स्ट्रोक कॉज करेगा, क्योंकि यहाँ का जो प्रेशर है वो सीधा डायरेक्टली हमारे हार्ट पे बन रहा है। वेन्स में वेनस थ्रोम्बोसिस क्या हो रहा है, ये क्लॉट जो बन रहा है हमारी वेन्स में बन रहा है। पहली चीज, वेन्स क्या होती हैं, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती हैं, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती हैं और ऑल ओवर द बॉडी ये ब्लड कलेक्ट करके हमारे हार्ट में लेकर आती हैं। वेन्स कैरी ब्लड बैक टू हार्ट फ्रॉम बॉडी, ये हार्ट से को में वापस लेकर आती हैं। Venous thrombosis is the most common cause of pulmonary embolism, that is blood clot in lungs। अब यहाँ पे लंग्स में क्यों हो रही है ये पल्मोनरी एम्बोलिज्म, क्या हो रहा है, अब जो है ऑल ओवर द बॉडी से जब वो ब्लड को कलेक्ट करके हमारे लेफ्ट साइड के चैम्बर्स में लेकर आएगा, तो वहां से वो ब्लड जाएगा प्योरिफिकेशन के लिए हमारे लंग्स में। अब जब ये रास्ता हमारा ब्लॉक हो गया है हार्ट से लंग्स का, तो अब लंग्स के ऊपर प्रेशर बढ़ने लगेगा कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ऑक्सीजनेटेड में कन्वर्ट करे और उसको आगे भेजे हमारे लेफ्ट हार्ट के राइट साइड के चैम्बर में, जिससे वो वापस से अपनी सारे ब्लड को आर्टरीज में ट्रांसफर कर सके। तो अब यहाँ लंग्स पे जब प्रेशर बढ़ रहा है तो वो हम प्रेशर कहाँ झेलने को आएगा, पल्मोनरीज पे, पल्मोनरीज एम्बोलिज्म। ओके, नेक्स्ट इज अ पैथोजेनेसिस। पैथोजेनेसिस वही मैकेनिज्म की वो थ्रोम्बोसिस किस वजह से हो रही है। तो पहला इसमें दो कॉज होते हैं, फर्स्ट वन एंड सेकेंड वन, एक एक करके देखते हैं। पहला कॉज क्या कह रहा है, कॉज अ ब्लॉकेज वेयर इट फॉर्म्स, जहां पर वो थ्रोम्बस बना है वहीं पे वो थ्रोम्बोसिस कॉज कर रहा है। ठीक है, the clot may stay in the place and grow until it's big enough to block blood flow। ये सपोज हमारी ब्लड वेसल है और यहाँ पर थ्रोम्बोसिस बनी है, स्टार्ट हुई है इनिशियल फॉर्म में। ठीक है, ये ब्लड वेसल है, लोकल एरिया है, कोई भी स्पेसिफिक एरिया में यहाँ पर क्लम्प बनना शुरू हुआ है। कॉज ब्लॉकेज वेयर इट फॉर्म, यहीं पे बना है और यहीं पे वो क्या होता रहेगा, बढ़ता रहेगा। कब तक बढ़ता रहेगा, जब तक इस वेसल को कंप्लीटली ब्लॉक ना कर दिया जाए, लाइक दैट। सेम अब यहाँ पे क्या हो गया है, जो ब्लड का फ्लो है वो एकदम रिड्यूस हो गया है, ना के बराबर। चांसेस क्या हो गए, ब्लड फ्लो एकदम रिड्यूस हो गया। और ये कहाँ हुआ है, जहां पर वो ब्लॉकेज, जहां पर वो क्लॉट थ्रोम्बस बना था। देन द सीवियरिटी ऑफ दैट ब्लॉकेज डिपेंड्स अपॉन वेयर द क्लॉट फॉर्म एंड हाउ बिग इट ग्रोस। दैट मीन्स कि ये एरिया क्या है, ये कौन सा एरिया है, लेग है, राइट लेग है, लेफ्ट लेग है, हैंड है, राइट हैंड है, लेफ्ट हैंड है, या हार्ट है, या ब्रेन है, या लंग्स है। तो इसकी सीवियरिटी डिपेंड होगी कि ये किस एरिया में बना है, व्हाट इज इट्स लोकेशन, एग्जैक्टली लोकेशन क्या है, और दूसरी चीज इसका साइज क्या है। अगर ये कम साइज में है, अगर इसका साइज छोटा सा है
तो जो ब्लड फ्लो है वो आसानी से होता रहेगा, इस क्लॉट से एज मच फर्क नहीं पड़ेगा। बट अगर इसका साइज धीरे धीरे बढ़ता जाएगा तो जो फ्लो ऑफ ब्लड है वो धीरे धीरे रिड्यूस होता जाएगा। तो इसकी सीवियरिटी डिपेंड करेंगे कि ये कौन से एरिया में है और किस साइज का है। एरिया और साइज बहुत ही मैटर करता है इन टर्म ऑफ थ्रोम्बोसिस। थ्रोम्बोसिस तो हुई है, बट किस एरिया में हुई है और किस साइज में हुई है, ये दोनों चीजें भी मैटर करती हैं उस डिजीज के लिए, उसके ट्रीटमेंट के लिए और उसके प्रिवेंशन के लिए। नेक्स्ट पैथोजेनेसिस की अगर हम बात करें तो कॉज अ ब्लॉकेज समवेयर एल्स दैट मीन्स क्लॉट बना कहीं और था, बट वो किसी रीजन की वजह से उस जगह से छूट गया, ब्रेक हो गया और बाकी ब्लड सेल्स के साथ फ्लोट होते हुए कहीं और चला गया। द क्लॉट में ब्रेक फ्री फ्रॉम इट्स ओरिजिन एंड बिकम एन एम्बोलस। एम्बोलस मतलब गुच्छा बन गया, क्लस्टर बन गया है, और वो क्या हो रहा है अब मूव करके हमारे ब्लड वेसल में यहाँ पे बना था सपोज, पर यहां से वो क्या हो गया, ब्रेक हो गया और किसी और ऑर्गन में जाके एक्यूमुलेट हो गया। फॉर्मेशन तो यहाँ हुआ था, जनरेशन उसकी ओरिजिन यहाँ पे थी, बट वो मूव करते हुए कहीं और चला गया है। नेक्स्ट है इट कैन देन ट्रेवल इन ब्लड एंड गेट स्टक इन अ स्मॉलर ब्लड वेसल। दैट मीन्स कैपिलरीज में जाके ये ब्लड वेसल्स में कैपिलरीज में जाके क्या करता है, ब्लॉकेज कॉज कर देता है, creating a blockage, that means embolism. This is usually what cause condition like stroke and pulmonary embolism. ये बहुत ही ज्यादा सीरियस और डेंजरस है क्योंकि ये इट कैन लीड टू डेथ ऑल्सो, बिकॉज वो बना कहीं और था। अब हम चल रहे हैं, फिर रहे हैं, बात कर रहे हैं, बट अचानक से सडनली इसके बारे में हमें पता चलेगा जब वो कहीं की नर्व को जाके ब्लॉक कर देगा, कैपिलरीज में जाके ब्लॉकेज कर देगा। तो जैसे ही ब्लॉकेज होगी वो पूरा एरिया हमारा क्या हो जाएगा, नंबनेस हो जाएगी, सुन्न पड़ जाएगा, उसमें झुंझुनी सी होने लगेगी, साथ ही साथ ऑक्सीजन की वहां सप्लाई एकदम बंद हो जाएगी, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वहां से वापस नहीं आ पाएगा, तो वहां पे टॉक्सिसिटी भी बढ़ती जाएगी। तो डिपेंड करेगा कि हमारे कौन सी आर्टरी में है या वेन्स में है, दूसरी चीज किस ऑर्गन में है। यहाँ पे साइज से मैटर नहीं है क्योंकि वो जाके ब्लॉकेज ही कर रहा है, जितना छोटा साइज होगा वो उतनी स्मॉलर ब्लड वेसल्स में जाके कलेक्ट हो जाएगा। तो साइज यहाँ पे मैटर नहीं कर रहा है, यहाँ मैटर कर रहा है कि वो फ्लोट होके स्मॉलर ब्लड वेसल्स में ब्लॉकेज कर दे। जैसे गुफा है, उसमें जाके पत्थर रख दिया तो अब गुफा से ना आप इस पार आ सकते हैं ना उस पार जा सकते, तो जो बीच के कंटेंट है वो वहीं रह जाएंगे। तो उसकी वजह से वो क्या होगा, सफोकेशन, जिसका रीजन होगा हमारा डेथ, जो कि फाइनल रिजल्ट है। बट जो जहां पे बन रहा है वो हम उसको बचा के ट्रीट कर सकते हैं और वहां से उसको एलिमिनेट कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। ईटियोलॉजी, ईटियोलॉजी मीन्स कॉज, व्हाट कॉज ऑफ थ्रोम्बोसिस, क्यों थ्रोम्बोसिस हो रहा है। तो ईटियोलॉजी क्या होती है इसकी, बेसिकली जो थ्रोम्बोसिस की ईटियोलॉजी है वो एक टर्म है हमारा विर्चॉफ-स्ट्राइड। विर्चॉफ-स्ट्राइड की एक हाइपोथेटिकल थ्योरी है और उसी थ्योरी को हम मानते हुए थ्रोम्बोसिस की 3 मेन कॉज जानते हैं। देयर आर 3 मेन कॉज दैट मे लीड्स टू थ्रोम्बोसिस, जिसकी वजह से थ्रोम्बोसिस हो रही है। तो हमारा पहला कॉज है एंडोथेलियल इंजरी। इंजरी किस में हो रही है, एंडोथेलियल इंजरी, दैट मीन्स डैमेज टू द ब्लड वेसल लाइनिंग। जो भी ब्लड वेसल से हमारी नर्व्स हैं, नर्व्स की लाइनिंग में जो सरफेस है हमारी ब्लड वेसल्स की, इनमें अगर कोई भी डैमेज हो रहा है, कोई कट लग रहा है, इंजरी हो रही है या इंटरनल क्लॉट जम रहा है हमारे एंडोथेलियल इंजरी में, तो वो रिजल्ट क्या होगा, हमारा थ्रोम्बोसिस में बदल सकता है। तो अब ये चीज हो क्यों रही है, बिकॉज ऑफ ट्रॉमा या इंजरी। डायरेक्ट कोई चोट लग गई है, फ्रैक्चर हो गया है, सर्जरी हुई है, घाव लग गया है, तो ये सब हमारे क्या आएंगे, ट्रॉमा या इंजरी में। ये डायरेक्टली हमारे ब्लड वेसल्स को इन्फेक्ट करते हैं, डायरेक्टली उस पर इफेक्ट डालते हैं। नेक्स्ट, आर्थेरियोस्क्लेरोसिस, स्क्लेरोसिस दैट मीन्स
कोलेस्ट्रॉल फॉर्मेशन के फैट मॉलिक्यूल्स का वहां पे बन के इकट्ठा हो जाना। नेक्स्ट इन्फ्लामेशन, इन्फ्लामेशन होने से क्या हो रहा है, वहां पे इन्फेक्शन कोई भी कॉज हो रहा है या फिर उसकी वैस्कुलर जो परमेबिलिटी है वो चेंज हो रही है। परमेबिलिटी के अप एंड डाउन होने की वजह से भी जो ब्लड का फ्लो है वो क्या होगा, अपसेट हो जाएगा और ब्लड के मॉलिक्यूल वहां पे इकट्ठा होने लगेंगे। देन इनवेलिंग स्वेलिंग, मेडिकल डिवाइस, कुछ मेडिकल डिवाइस होती हैं इनवेलिंग, जैसे कि कैथेटर्स वगैरह। जब पेसमेकर हम लगा रहे हैं, कैथेटर लगा रहे हैं, तो हमारी ब्लड वेसल्स भी वहां पे डैमेज होती हैं, रप्चर होती हैं। अगर वो एट अ टाइम क्योर नहीं हो पाए, ठीक नहीं हो पाई, तो वहां पर भी ब्लड का क्लॉट बन जाएगा। सेकेंड वन इज दैट इज अ सेकेंड वन, स्टैसिस ऑफ ब्लड फ्लो। स्टैसिस मीन्स ब्रेक, रुक जाना। स्टैसिस ऑफ ब्लड फ्लो जिसका मतलब है स्लो या इम्पेयर्ड ब्लड फ्लो। स्टैसिस मीन्स स्टॉप या फिर स्लो डाउन। जब ब्लड का फ्लो ही होना बंद हो जाएगा, जैसे अभी हमने बात की थी कि जब इमोबिलिटी है, कोई इंसान चल नहीं रहा है, ऑन बेड है, बेड रेस्ट पे है लॉन्ग ड्यूरेशन से, तो जब मूवमेंट नहीं होगी तो हमारा ब्लड भी क्या होगा, एक जगह स्थिर हो जाएगा। वो बस अपनी नॉर्मल कार्डियक साइकिल को ही फॉलो करेगा और उसका जो प्रेशर है, ब्लड प्रेशर भी है, वो परमानेंट लो रहेगा। तो जब ब्लड का फ्लो धीमे होगा तो कहीं ना कहीं हमारी वेसल्स में वो क्लॉट के फॉर्म में आने लगेगा, वो उसमें थिकनिंग होने लगेगी। जैसे जैसे वो थिक होता जाएगा वहां पे क्लॉट का बनना स्टार्ट हो जाएगा, हमारे फाइब्रिन टिश्यू वहां पे एक्टिवेट हो जाते हैं क्लॉटिंग फैक्टर्स के रूप में। तो इसमें भी इमोबिलिटी ही है, जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया। हार्ट फेलियर है, वेरियस वेन वेयर द ब्लड इज नॉट एफिशिएंटली रिटर्निंग टू हार्ट। बहुत सी ऐसी वेन्स है जब ब्लड रिटर्न होता है तो उन वेन्स में वो नहीं पहुंच पाता है। जब वेन्स में वो पहुंच नहीं पाया तो वहां भी स्ट्रोक हो जाएगा या फिर ब्लड फ्लो कम हो जाएगा। नेक्स्ट इज आर्टेरियल फाइब्राइजेशन, इरेगुलर हार्ट बीट जब होती है हमारे, उस केस में भी थ्रोम्बस फॉर्मेशन होता है। लास्ट रीजन इज द हाइपर कोआगुलेबिलिटी, दैट मीन्स इंक्रीज टेंडेंसी टू क्लॉट। यहाँ पे टेंडेंसी ही इंक्रीज हो जा रही है, दैट मीन्स जो हमारी कैस्केड मैकेनिज्म है क्लॉटिंग की, वो अपने आप क्या हो जा रही है, एक्टिवेट हो जा रही है। क्या हो जा रही है, एक्टिवेट हो जा रही है। तो पहले हम ये देखते हैं कि कैस्केड मैकेनिज्म होती क्या है। चलिए देखते हैं। इस कैस्केड मैकेनिज्म को हम बोलते हैं हीमोस्टैसिस। हीमो इज stasis. Stasis that means breakdown, heme that means blood. To stop blood is known as hemostasis. हीमोस्टैसिस हमारी बॉडी की एक डिफेंस मैकेनिज्म है। इस मैकेनिज्म के अंतर जब कोई भी हमारी सेल या टिश्यू इंजर्ड होती है और ब्लड लॉस होने लगता है हमारी बॉडी से, उस मैकेनिज्म में, उस कंडीशन में हीमोस्टैसिस की एक प्रोसेस है जो इनिशिएट होती है। हीमोस्टैसिस के अपने 3 मैकेनिज्म होती हैं, इनकी 3 मैकेनिज्म होती है। फर्स्ट वन इज अ वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन। वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन दैट मीन्स अगर हमारी नॉर्मल ब्लड वेसल्स कॉन्स्ट्रिक्ट फॉर्म में है और इसमें ब्लड का फ्लो हो रहा है, बट ड्यू टू एनी इंजरी ब्लड लॉस हो रहा है और फ्लो कम हो रहा है, तो उस केस में क्या होता है, ब्लड वेसल्स जो है कॉन्ट्रैक्ट कर जाएंगी, सरफेस एरिया कम हो जाएगा। तो जब सरफेस एरिया कम हो जाएगा तो जो इंजरी है, सरफेस एरिया के कम होने से जो ब्लड लॉस वाली प्रॉपर्टी थी वो क्या होगी, रिड्यूस हो जाएगी। रिड्यूस ब्लड लॉस या फिर ब्लड फ्लो। अगर फ्लो कम हो जाएगा तो ब्लड लॉस ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। ये हमारी पहली डिफेंस मैकेनिज्म है, दैट इज नोन एज वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन। सेकेंड मैकेनिज्म होती है हमारी, सेकेंड मैकेनिज्म होती है
प्लेटलेट एग्रीगेशन। प्लेटलेट एग्रीगेशन में क्या होता है, सेम हमारी ब्लड वेसल है नॉर्मल स्टेज में, जैसे ही वहां पे कोई इंजरी लगती है और ब्लड लॉस होने लगता है तो ब्लड के कंपोनेंट में हमारे आरबीसी डब्ल्यूबीसी के अलावा प्लेटलेट्स भी ट्रेवल करती हैं। तो जब प्लेटलेट्स को ये पता चलता है कि उनका टेम्परेचर और एनवायरनमेंट चेंज हो रहा है, क्योंकि हमारी बॉडी टेम्परेचर तो अलग है जो कि कांस्टेंट है, बट एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन और एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर जो है वो डिफरेंट होता है बॉडी के कंपेयर में, तो प्लेटलेट्स क्या होती हैं, एक्टिवेट हो जाती हैं। एक्टिवेट होते ही अपनी अदर प्लेटलेट्स को भी वो एक्टिवेट करती हैं और वो क्या करती हैं, वहां पे जाके हमारा वेसल है वहां पे वो अडेयर होने लगती है, एक नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर बना लेती है। इट फॉर्म अ नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर। तो ये नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर क्या करता है, इसका भी रिजल्ट होता है हमारा प्रिवेंट ब्लड लॉस और ब्लड फ्लो को ये रिड्यूस कर देती है। तो अब फिर से हमारा ब्लड फ्लो क्या होता है, स्ट्रेट टुवर्ड्स फॉलो होने लगता है, फ्लो होने लगता है। तो यहाँ पर हमारी प्लेटलेट्स आके अडेयर हो जाती हैं। तो जब कभी चोट लगती है, जैसे घुटने या कोहनी में अगर चोट लगी है या हाथ में कट लग गया है, तो जिस भी एरिया में आपके कट लगा होगा आप वहां पे देखेंगे कि धीरे धीरे वहां पे रेड कलर की पपड़ी जमने लगती है। धीरे धीरे वो स्टिकी नेचर की पहले होती है। फर्स्टली क्या होता है, ब्लड का फ्लो होता है, आप उसको बार बार टैप करके ब्लड को हटाते हैं, पर हमें वो तुरंत हटाना नहीं चाहिए। अगर वो ब्लड हट रहा है तो वहां पे नई ब्लड सेल्स आने लगेंगी जो फ्लो हो जाएंगे। तो जब एक बार हमारा ब्लड बाहर आ गया है तो अंदर वाले जो नेक्स्ट फ्लो है उसको ये इंडिकेशन मिल जाएगा कि यहाँ पे ब्लड का लॉस हो रहा है। हमें क्या करना है, प्लेटलेट्स को एक्टिवेट करना है जो यहाँ पर नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर बना सके और ब्लड के फ्लो को एक ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन के थ्रू बंद कर सके, तो जिससे ब्लड हमारा नॉर्मली फ्लो हो जाए। तो ये हमारी दूसरी मैकेनिज्म थी। बात करते हैं थर्ड एंड लास्ट, दैट इज अ क्लॉटिंग मैकेनिज्म या ब्लड कोआगुलेशन भी इसको हम बोलते हैं, ब्लड कोआगुलेशन। तो ये ब्लड कोआगुलेशन क्या कर रहा है, ब्लड कोआगुलेशन की अपनी खुद की एक कैस्केड मैकेनिज्म होती है जो पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म पे काम करती है। इसमें क्या होता है, कोई भी चीज एक्सेस से ज्यादा प्रोड्यूस होती है और दूसरी चीजों को वो क्या कर देते हैं, सप्रेस कर देते हैं। तो यहाँ पर हमारे कुछ क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं, क्लॉटिंग फैक्टर वो एक्टिवेट होते हैं और जो ये ट्रांसपेरेंट सी मेम्ब्रेन बनी हुई थी इसी को सॉलिडिफाई कर देते हैं। कैसे कर देते हैं, जो लास्ट रिजल्ट होता है हमारा प्रोथ्रोम्बिन को वो थ्रोम्बिन में कन्वर्ट करते हैं और वो थ्रोम्बिन क्या करता है, प्रोफाइब्रिनोजन को फाइब्रिन में कन्वर्ट कर देता है। यहाँ पे देखते हैं, तो पहले हमारा होता है प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेट होता है इस इन फॉर्म ऑफ थ्रोम्बिन। अब ये थ्रोम्बिन क्या करेगा, प्रोफाइब्रिनोजन को फाइब्रिन में कन्वर्ट करेगा और यही फाइब्रिन क्या करते हैं, एक सॉलिड थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं, सॉलिड थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं। और यही थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो है स्टिकी नेचर का होता है, जिसमें हमारा जो ब्लड होता है वो रुक जाता है। ब्लड की लेयर तो आपको ऊपर दिख रही होती है अपनी चोट में, अपने घाव के ऊपर, बट वो फ्लो नहीं कर रहा होता है क्योंकि वो गाढ़ा हो जाता है। और वही जो गाढ़ापन है, फाइब्रिन थ्रेड है, यही थ्रेड जब बॉडी के अंदर बनने लगते हैं हमारी कैपिलरीज में, आर्टरीज में, वेसल्स में, वही हमारा वो ये हमारा टिश्यू वो थ्रोम्बस बना लेता है, जिसको हम थ्रोम्बोलिसिस बोलते हैं, थ्रोम्बोसिस बोलते हैं। तो वही थ्रोम्बोसिस है जो अभी तक हमारी बॉडी के लिए डिफेंस मैकेनिज्म का काम कर रहा था, ब्लड लॉस को रोकने के लिए। अब वही ऑटोमेटिकली अपने किसी रीजन की वजह से बनने लगा, तो वो बॉडी के अंदर बनेगा जो कि हार्मफुल होता है,
दैट इज हार्मफुल। बट ये जो कैस्केड चल रही है, ये कैस्केड हमारी बॉडी के लिए एक डिफेंस मैकेनिज्म है। इट इज अ डिफेंस मैकेनिज्म टू प्रिवेंट एक्सेस ब्लीडिंग या स्टॉप ब्लड फ्लो। ब्लड के फ्लो को रोकता है आउटर सरफेस में, बाहर जाने से, कि ब्लड हमारा अंदर ही रहे। तो यहाँ पर ये था हमारा हाइपर कोआगुलेबिलिटी। अब ये क्यों हो रही है? सम जेनेटिक डिसऑर्डर की वजह से। यहाँ पे कुछ जेनेटिक डिसऑर्डर्स आ रहे हैं, जैसे कि यहाँ पे म्यूटेशन हो जा रहा है हमारे प्रोथ्रोम्बिन जीन में, प्रोटीन्स में, या कुछ फैक्टर्स में, क्योंकि यही सारे फैक्टर्स, यही सारी चीजें क्या करती हैं? ब्लड को इनिबिट करती हैं, ब्लड को क्लॉट बनाती हैं। बट जब इनकी जरूरत हो, पर अगर इसमें म्यूटेशन हो गया तो वो अनसर्टेनली कभी भी एक्टिवेट हो जाएंगी और प्रोथ्रोम्बिन से थ्रोम्बिन का फॉर्मेशन, जिससे लास्ट में फाइब्रिन थ्रेड बनने लगेंगे। नेक्स्ट वन इज अ प्रेगनेंसी, कैंसर, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स और हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी। अगर एक्सेस अमाउंट में ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स या कुछ हार्मोन्स लिए जा रहे हैं तो वो हार्मोन भी क्या करेंगे? हमारे ब्लड में जाके एक्यूमुलेट होंगे और थ्रोम्बिन का फॉर्मेशन करेंगे, जिससे एक थ्रोम्बस, एक क्लम्प बनना स्टार्ट हो जाएगा। ओबेसिटी विच कैन कॉज इन्फ्लामेशन। स्मोकिंग, एज वी ऑलरेडी डिस्कस्ड, स्मोकिंग क्या कर रही है? इंक्रीज लेवल ऑफ क्लॉटिंग फैक्टर और रिड्यूस क्या कर रही है? ब्लड फ्लो। सम क्रोनिक इन्फ्लामेशन कंडीशन, जैसे कि रूमेटाइड अर्थराइटिस है, इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज है, ये सब भी क्लॉटिंग रिस्क को इनहेंस करती हैं, बढ़ाती हैं। तो ये तो था हमारा अदर फैक्ट। अब हम अदर फैक्टर की अगर बात करें तो इसमें भी यहाँ पे एज है, सर्जरी है, इम्यून सिस्टम डिसऑर्डर है, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल है, बहुत लंबे समय में आप जा रहे हो और काफी देर तक बैठे हुए हो, तो वहां पर भी थ्रोम्बोसिस का फॉर्मेशन हो सकता है। डिहाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन भी एक एक्स्ट्रा कॉज है, क्योंकि डिहाइड्रेशन से जो विस्कोसिटी होती है वो क्या होती है? कम होने लगती है। और ब्लड में अगर विस्कस कम ज्यादा होने लगी, विस्कोसिटी बढ़ जाएगी, इंक्रीज होगी, विस्कोसिटी अगर ज्यादा होती रहेगी तो ब्लड गाढ़ा हो जाएगा। जैसे जैसे उसकी थिकनिंग होती रहेगी, वो थिक हो जाएगा, तो वो क्या करेगा? उसका फ्लो होने में दिक्कत करेगा और लास्ट में वो एक क्लम्प बना लेगा। तो ये तो पूरी बात थी हमारी थ्रोम्बोसिस की। थ्रोम्बोसिस से ही मिलती जुलती उसकी एक कजन बहन भी है, जिसको हम एम्बोलिज्म बोलते हैं, जो अभी काफी बार हमारे थ्रोम्बोसिस में भी यूज हुई है। तो एम्बोलिज्म भी एक काइंड ऑफ डिजीज है जो ब्लड के ही क्लॉट होने की वजह से होती है। बट डिफरेंस इज, जो हमारा थ्रोम्बोसिस है वो एक स्पेसिफिक जगह पे हो रहा है। एम्बोलिज्म क्या हो रहा है? अपनी जगह को छोड़कर दूसरी जगह चला जा रहा है। जैसे यहाँ पे वॉल्व है एक, इस वॉल्व, ये यूनी डायरेक्शन वॉल्व है, इट इज अ यूनी डायरेक्शन, यूनी डायरेक्शन वॉल्व है जो ब्लड को सिर्फ एक डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। तो नॉर्मल ब्लड फ्लो कैसा हो रहा है? अगेंस्ट ग्रेविटी अपसाइड जा रहा है, रिवर्स आने के चांसेस नहीं है, बिकॉज ये ब्लॉक, ये क्या हो जाएंगे? वॉल्व क्लोज हो जाएंगे। अगर इनमें थ्रोम्बोसिस है तो ये क्या करेगा? यहाँ पे ब्लॉकेज कॉज करेगा और जो ब्लड का फ्लो है वो रिड्यूस कर देगा। देखिए अभी यहाँ पे अच्छा खासा ब्लड फ्लो हो रहा था, जितना परसेंट ब्लड आ रहा है उतना परसेंट ब्लड जा रहा है। थ्रोम्बोसिस में एक जगह पे वो इकट्ठा हो गया है, तो अब भीड़ ज्यादा लग गई है, तो आने जाने का रास्ता क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा। जैसा कि नॉर्मल पब्लिक करती है, अगर एक जगह कहीं पे भी ट्रैफिक लगा है तो वो दूसरी जगह से जाने लगेंगी, जो रास्ता थोड़ा नैरो होता है, तो आने की संख्या तो ज्यादा रहेगी बट आउटपुट क्या होगा? वो कम हो जाएगा। एम्बोलस में क्या होता है? जो हमारा ऑलरेडी थ्रोम्बोसिस बनी हुई है उसी का कुछ अमाउंट, जो क्लम्प है, वो ही वॉल से बाहर चला जाएगा और किसी दूसरे अदर साइट पे जाके एक्यूमुलेट हो जाएगा और वहां पे जाके ये क्या कर देगा? परमानेंट ब्लॉकेज कर देगा। क्यों? क्योंकि ये जो है एम्बोलिज्म जो है वो हमारी माइक्रो सर्कुलेटरी वेसल्स में कॉज होता है। माइक्रो सर्कुलेटरी, जैसे कि आर्टरियोल्स, वेन्यूल्स और कैपिलरी, इनमें जाके वो परमानेंट ब्लॉकेज कर देता है, जो जिससे एक्सचेंज ऑफ ब्लड नहीं हो पाता है। आगे देखते हैं।
एम्बोलिज्म क्या होता है? एक सडन ब्लॉकेज ऑफ ब्लड, अचानक से वो ब्लड ब्लॉक होगा, क्योंकि जब थ्रोम्बोसिस हो रही थी उस समय हमें पता नहीं चला, क्योंकि ब्लड ने अपने आप को एडजस्ट कर लिया, एक पाथवे दूसरा बना लिया कि अपने आप का फ्लो हम दूसरी जगह से ले जाएंगे। बट एम्बोलिज्म क्या होगा? वो सडनली क्या करेगा? ब्लॉक कर देगा। वेसल्स बाय एम्बोलस, एम्बोलस दैट मीन्स क्लस्टर या फिर गुच्छा, एक लंफ मास ऑफ ब्लड सेल्स विच इज एनी सब्सटेंस और ऑब्जेक्ट, वो कुछ भी हो सकता है। अभी तक हम थ्रोम्बोसिस में सिर्फ ब्लड की बात कर रहे थे, बट एम्बोलिज्म किसी चीज का भी हो सकता है। इट मे बी एयर बबल, एयर बबल हो सकता है, या फिर फैट हो सकता है, या कोई फॉरेन पार्टिकल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। एंटीजन एंटीबॉडी का जो वो क्लम्प बना है, कॉम्प्लेक्स ऑफ एंटीजन एंटीबॉडी, वो भी हो सकता है। जो चीज हमारी ब्लड वेसल्स में कैपिलरी से पेनिट्रेट ना हो पाए, आगे ना निकल पाए, वो जाके वहां पर एम्बोलिज्म कर देगा, वो उस रास्ते को ब्लॉक कर देगा। ठीक, देन एन एम्बोलिस इज कैन बी ब्लड, फैट, एयर और इवन अ फॉरेन सब्सटेंस, वो कुछ भी हो सकता है। सिर्फ ब्लड ही होगा ये जरूरी बिल्कुल नहीं है। एम्बोलिज्म कैन अकर इन आर्टरीज एंड वेन एंड मे लीड टू सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम। इस तरह की हेल्थ प्रॉब्लम हो सकती है कि वहां पे इंसान की डेथ भी हो सकती है। तो ये अगर हम एयर बबल की बात करें, तो जब भी हम किसी मेडिकल फील्ड में अगर हैं तो ये इंश्योर हमें करना चाहिए कि जब भी आप कभी भी ब्लड सैंपल निकलवाने गए होंगे या किसी का ब्लड सैंपल ले रहे होंगे, तो ये आप इंश्योर जरूर करते हैं कि हमारी जो सिरिंज है उसमें कोई भी एयर बबल ना हो। तो पहले एक बार हम उस सिरिंज को पुश करके जरूर देखते हैं कि एयर बबल तो नहीं है, या जब हम आईएम वे से कोई मसल इंजेक्शन दे रहे हैं या आईवी रूट से कोई इंजेक्शन दे रहे हैं, तो जब हम इंजेक्शन को लोड कर लेते हैं, तो लोड करने के बाद उसको कई बार टिक करते हैं। प्रिक क्यों करते हैं? टिक करने से जो एयर बबल्स होते हैं, जो झाग जैसा फॉर्मेशन दिखता है, वो एयर बबल्स होते हैं, उसको हमें अपनी निडल से पास आउट करना होता है। जब भी कोई ड्रिप चढ़ रही होती है, तो ड्रिप में हमेशा आपने देखा होगा कि ड्रिप में से जब वो क्या वेन से जो फ्लूइड आता है, तो इनिशियल उस फ्लूइड को हम बहने देते हैं कि एयर बबल्स जितने भी हो वो वहां से निकल जाए। अगर इन केस वो एयर बबल हमारी बॉडी में चला गया, तो वो क्या कॉज करेगा? एम्बोलिज्म कॉज करेगा, और जो बहुत ही लीथल होता है, लीथल होता है कि वो डेथ भी कॉज कर सकता है। तो नेक्स्ट आगे बात करते हैं टाइप ऑफ एम्बोलिज्म्स की। अब जिस तरह का वो गुच्छा होगा उसी तरह का उसका टाइप होगा। तो फर्स्ट टाइप हम बात करते हैं पल्मोनरी एम्बोलिज्म। पल्मोनरी एम्बोलिज्म दैट मीन्स वो हमारे कहाँ पर होगा? पल्मोनरी आर्टरीज में, जो हमारे लंग्स और हार्ट के बीच में होती हैं। तो अब ब्लड क्लॉट यूजुअली ओरिजिनेटेड फ्रॉम डीप वेन, डीप वेन थ्रोम्बोसिस से वो उठा है। डीप वेन आर्टरी हमारी कहाँ पर होती है? लेग्स में होती है। पैर से वो गुच्छा उठकर हमारे कहाँ आ चुका है? हार्ट में। हार्ट से वो प्योरिफिकेशन के लिए गया है हमारे लंग्स में, और उसी बीच में आती है हमारी पल्मोनरी आर्टरीज, जहां पर वो जाके रुक जाएगा, क्योंकि उसके आगे वो नहीं बढ़ सकते, क्योंकि जो एम्बोलिज्म का साइज है, एम्बोलिज्म का जो साइज है वो पल्मोनरी आर्टरी के साइज से ज्यादा है, बड़ा है। तो पल्मोनरी आर्टरी में वो क्या करेगा? ब्लॉकेज कॉज कर देगा। इसके कॉन्सिक्वेंस दैट मीन्स इसके परिणाम क्या हो सकते हैं, इसका रिजल्ट क्या हो सकता है? इट कैन प्रिवेंट ब्लड फ्रॉम रीचिंग द लंग्स लीडिंग टू डिक्रीज ऑक्सीजन लेवल। क्या कर रहा है? ऑक्सीजन लेवल को डिक्रीज कर रहा है, लंग्स को डैमेज कर रहा है, और पोटेंशियली लाइफ थ्रेटनिंग कॉम्प्लिकेशन हो रहे हैं। इसके बारे में हमें पता कैसे चलेगा? हमें सांस लेने में दिक्कत होगी, लंग्स में बहुत पेन उठेगा लाइक हार्ट अटैक टाइप्स का। तो ये सारे उसमें सिम्टम्स आते हैं। ब्रीदिंग है, कफ है, ब्लड सप्लाई है। सेकेंड वन इज अ cerebral embolism. Cerebrum that means related to our brain. कॉज क्या है? एक एम्बोलिज्म, एक गुच्छा है, किसी भी चीज का है, वो कहाँ पे जाके ट्रेवल कर रहा है? ब्रेन में। ब्रेन में क्या कर रहा है? ब्लॉक कर दे रहा है हमारे सेरिब्रल आर्टरी को।
सेरिब्रल आर्टरी के ब्लॉक होते ही हमारे बॉडी में क्या होने लगेगा, सुन्नपन होने लगेगा, कोई भी चीज हमें समझ में नहीं आएगी, दैट इज अ नंबनेस, कंफ्यूजन, डिफिकल्टी टू स्पीक, क्योंकि हमारी बॉडी का जेस्चर, पोस्चर, सारी चीजों को मेंटेन करने का काम सेरिब्रल का होता है, और सेरिब्रल ही में ही जब ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं होगी, उसमें डिमांड बढ़ती रहेगी, सप्लाई कम हो जाएगी, तो वो अपना फंक्शन प्रॉपर नहीं कर पाएगा। नेक्स्ट वन इज अ फैट एम्बोलिज्म। फैट एम्बोलिज्म किस चीज का बना होगा, ऑब्वियसली फैट का बना होगा। जब हम बहुत ज्यादा फैटी फूड खा रहे हैं और लॉन्ग टर्म तक बैठे हुए हैं, कोई काम नहीं कर रहे हैं, तो वो फैट क्या होगा, डिकम्पोज होने के बजाय हमारी बॉडी में एक्यूमुलेट होता रहेगा, और एक्यूमुलेट होते होते वो क्या कॉज करेगा, फैट का एम्बोलस बनाएगा। कॉज क्या है, आफ्टर फ्रैक्चर, स्पेशली लॉन्ग बोन फ्रैक्चर जैसे कि फीमर, when fat droplets from the bone marrow enter the bloodstream, travel to lungs, brain and other organ. consequences क्या हो सकते हैं इसके, जैसे कि रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस हो सकता है, कंफ्यूजन, पैचिशियल स्मेल, रेड पर वो पर्पल स्पॉट हो सकते हैं, स्किन रैशेज हो सकती है। सिम्टम्स हम कैसे पहचानेंगे, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ के थ्रू, कंफ्यूजन, रैशेज, सीवियर केस एंड ऑर्गन फेल्योर। तो कोई भी सिम्टम्स जैसे ही हम देखते हैं, हमें अपनी डायग्नोस्टिक स्किल को इस तरह से इन्हांस करना है कि हम पेशेंट की कंडीशन देख के ही अंदाजा लगा लें कि उसको वो किस चीज से सफर कर रहा है, क्योंकि इतना टाइम हमारे पास नहीं होता है कि हम ब्लड टेस्ट करके उसकी रिपोर्ट आने का वेट करें, वेट करने के बाद उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट करें। तो जैसे ही हमारे पास पेशेंट आ रहे हैं, कोई भी ऐसी सीवियर कंडीशन या केस स्टडी है, तो हमें तुरंत उसको अपनी स्किल के बिहाफ पे डायग्नोस करना है, और वो स्किल हमारी आएगी जब हम ज़्यादा से ज़्यादा बुक फ्रेंडली होंगे, हर जगह से मैटर को कलेक्ट करके अपनी नॉलेज इन्हेंस करेंगे। जब तक हमारी नॉलेज अच्छी नहीं होगी, शार्प नहीं होगी, हम किसी भी चीज़ को डायग्नोस नहीं कर सकते। फिर रिजल्ट वही होगा कि हम 10 तरह के टेस्ट लिखेंगे और उसी टेस्ट के बिहाफ पे ट्रीटमेंट करेंगे। सो दैट इज नॉट गुड फॉर आवर रेस। तो अगर रेस में आगे रहना है हमें, तो अपने आप को अच्छे से तैयार करना है, मजबूत करना है। नेक्स्ट वन इज अ एयर एम्बोलिज्म। Air embolism, that is a air bubble entering the bloodstream, typically due to trauma, certain medical procedure like surgery, intravenous catheter insertion, कुछ भी हो सकता है, अंडर वाटर ड्राइविंग, एक्सीडेंट, वाटर के अंदर है, चोट लग गई है कोई, तो वहां से हमारा जब पानी वाटर फ्लो होगा तो फ्लो में क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन रहेगा ही रहेगा। कॉन्सिक्वेंस क्या है, एयर बबल कैन ब्लॉक ब्लड वेसल्स एंड कॉज सीरियस इशू। जब तक वो बाहर नहीं निकल जाएगा, वो क्या करेगा, हार्ट अटैक भी कॉज कर सकता है। इट कैन लीड टू हार्ट अटैक ऑल्सो, क्योंकि हार्ट में जैसे ही वो बबल जाएगा, वॉल्व एवी और एस से क्या हो जाएंगे, बंद हो जाएंगे, क्योंकि एयर बबल वहां पर आ जाएगा, ब्लड वहां नहीं रहेगा। फ्री स्पेस पाते ही वो क्या करेगा, हार्ट में चोक कर देगा या उसको ब्लॉक कर देगा। नेक्स्ट वन इज एमनियोटिक फ्लूइड एम्बोलिज्म। एमनियोटिक फ्लूइड एम्बोलिज्म क्या होता है, एमनियोटिक फ्लूइड जैसे कि this is rare and dangerous condition occur when amniotic fluid, the fluid surrounding fetus, ये बेसिकली एमनियोटिक फ्लूइड कहाँ प्रेजेंट होता है, हमारे प्लासेंटा में प्रेजेंट होता है, यूट्रस के अंदर, जहां पर हमारा फीटस ग्रो कर रहा है। फीटस ग्रो कर रहा है, अगर उसमें कोई भी एम्बोलिज्म, एक बबल बन गया है, तो वो मदर्स के ब्लड स्ट्रीम से क्या करेगा, चाइल्ड या लेबर पेन के दौरान, चाइल्ड बर्थ के दौरान वो मदर के ब्लड में चला जाएगा, और उससे क्या होगा, जो डिलीवरिंग मदर होगी उसकी कंडीशन बहुत खराब हो जाएगी। कॉन्सिक्वेंस क्या हो सकता है, इट कैन लीड टू सीवियर एलर्जिक रिएक्शन कॉजिंग सडन कार्डियोवैस्कुलर कोलैप्स, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस एंड ब्लीडिंग। सिम्टम्स क्या होंगे, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, हाइपोटेंशन, ब्लड प्रेशर रिड्यूस होता रहेगा, सीजर्स एंड रैपिड डिस्टॉर्शन इन द मदर्स कंडीशन। तो ये सारी चीजें भी हमें मेंटेन रखनी है, कोशिश करनी है कि हमारी तरफ से किसी भी पेशेंट के साथ कोई दुर्घटना ना घटे, बिकॉज प्रिवेंशन इज क्योर। तो ये हमें क्योर को मानते हुए प्रिवेंशन हमेशा यूज करना है, प्रिवेंशन के बिना हमें कोई काम नहीं करना है। लास्ट वन इज अ सेप्टिसेमिक एम्बोलिज्म। सेप्टिसेमिक दैट मीन्स इन्फेक्शन के दौरान जो एम्बोलिज्म बन रहे हैं, लाइक बैक्टीरिया,
पास दैट एंटर इन द ब्लड स्ट्रीम, क्योंकि ब्लड स्ट्रीम में ब्लड कंपोनेंट और न्यूट्रिएंट्स के अलावा अधिकतर कोई चीजें नहीं होती। बट अगर कोई पस सेल का फॉर्मेशन हमारे ब्लड के अंदर होने लगेगा तो वो क्या कॉज करेगी, सेप्सिस कॉज करेगी। तो ये तो था हमारा एक छोटा सा टॉपिक थ्रोम्बोसिस और ये एम्बोलिज्म का। नेक्स्ट टॉपिक में जल्दी मिलते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी सो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।